13 सितंबर को INDIA गठबंधन दल की बैठक, पहली चुनावी रैली और सीटों के बंटवारे पर होगा मंथन। 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी तीसरी बैठक। दिल्ली में हुई बारिश से भारत मंडपम में भरा पानी, कांग्रेस बोली विकास तैर रहा है। ट्वीट कर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी का यूरोप दौरा जारी, आज सर्व में रहेंगे राहुल गांधी। नॉर्वे के सांसदों, NRI लोगों के साथ करेंगे बातचीत। मॉरिशस के PM प्रविंद जुगनाथ का वाराणसी दौरा, आज काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं वाराणसी। यूपी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई घरों में गिरी बिजली, स्कूल कॉलेज किए गए बंद। अगले 24 घंटे के लिए IMD ने अलर्ट जारी किया। और आज रिजर्व डे पर होगा भारत पाक मैच का आगे का मैच। भारतीय स्कोर 24.1 ओवर में 2 विकेट पर 147 रन। कल बारिश के चलते नहीं हो पाया था खेल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, मुख्यालय और मनेरी क्षेत्र में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। भूकंप के झटकों से कांपा है उत्तरकाशी। तो अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है। उत्तराखंड से ये अहम खबर, उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मुख्यालय और मनेरी क्षेत्र में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक किसी तरह के जनहानि की कोई सूचना नहीं है फिलहाल, लेकिन ये उत्तरकाशी क्षेत्र में ये भूकंप की खबरें सामने आई हैं। भूकंप के झटकों से कांपा है उत्तरकाशी। तो उत्तराखंड से इस वक्त की अहम खबर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि किसी भी तरीके की जनहानि की अभी कोई सूचना नहीं है। मुख्यालय और मनेरी क्षेत्र में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक किसी भी जनहानि की सूचना नहीं आई है। भूकंप के झटकों से कांपा है उत्तरकाशी। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मुख्यालय और मनेरी क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर उत्तराखंड से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी तक किसी भी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की अहम खबर, भूकंप के झटकों से कांपा है उत्तरकाशी। उत्तराखंड से अहम खबर, उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मुख्यालय और मनेरी क्षेत्र में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक किसी भी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। उत्तराखंड से इस वक्त की अहम खबर, उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मुख्यालय और मनेरी क्षेत्र में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। किसी भी तरीके का अभी कोई जनहानि, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि हुई है। भूकंप के झटकों से उत्तरकाशी कांपा है। तो उत्तराखंड वैसे भी तमाम आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये भूकंप निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुख्यालय और मनेरी क्षेत्र में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरकाशी क्षेत्र में ये भूकंप आया है। अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है। उत्तराखंड के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं है। भूकंप के झटकों से उत्तरकाशी कांपा है। जिस तरीके से पूरा उत्तराखंड तमाम आपदाओं का सामना कर रहा है उत्तराखंड, ऐसे में अब ये भूकंप निश्चित रूप से उत्तराखंड पर प्रभाव डालेगा। उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर नहीं है। अभी तक की जनहानि की कोई सूचना नहीं है फिलहाल। तो भूकंप के झटकों से उत्तरकाशी कांपा है। इस वक्त की अहम खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं। मुख्यालय
में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है। भूकंप के झटकों से कांपा उत्तरकाशी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भूकंप आने से घरों के सामान, पंखे घूमते दिखाई दिए हैं, डोलते दिखाई दिए हैं। अनिल रावत उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात की जाए तो उत्तरकाशी में भूकंप की बात सामने आई है। उत्तराखंड वैसे भी तमाम आपदाओं का सामना कर रहा है। ऐसे में ये भूकंप उत्तराखंड के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? जी बिल्कुल, बता दूं कि आज सुबह जो है उत्तरकाशी जनपद के जो यमुना घाटी है इसमें 3:39 पे जो है भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए। और बात करें उत्तरकाशी जनपद में जो है बिल्कुल लगातार जो 1 महीने की बात करें तो 2 से 3 बार जो है भूकंप के झटके महसूस किए। लोगों में कहीं ना कहीं जो है दहशत का माहौल है। भले बात करें आज जो सुबह जो भूकंप आया इसमें जो है कोई किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं आई है। भले आपदा कंट्रोल रूम से जो जानकारी प्राप्त हुई तो तमाम जो जितने भी तहसील पड़ते हैं, यमुना घाटी की बात करें या फिर गंगा घाटी की बात करें, इसमें जो है अभी तक कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं है। जी अनिल, अगर बात की जाए भूकंप की तो कितने बजे लगभग ये भूकंप आया है और भूकंप का केंद्र क्या रहा है, क्या इसकी कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, बात करें केंद्र की बात करें जो आज सुबह का जो सुबह सुबह जो भूकंप आया, भले यमुना घाटी में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल था। ये जो है बड़कोट तहसील का जो है श्यालना गांव पड़ता है। इसमें जो है भूकंप का जो केंद्र बताया जा रहा है, भले उसके जो केंद्र रहा वो 5 जंगलों में रहा। जो वहाँ के जो जंगल है उनमें 5 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है कि 5 किलोमीटर जो है जो बस्ती है उससे जो है ये 5 किलोमीटर की दूरी में ये केंद्र बताया जा रहा है। जी अनिल, अगर बात की जाए इस भूकंप की तो अभी प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई सूचना मिली है, किसी भी तरह की कोई जनहानि या लोगों में किसी तरह का कोई पैनिक जो क्रिएट हुआ है? नहीं, बिल्कुल बात करें प्रशासन की बात करें तो तमाम जो है जिलाधिकारी की बात करें या फिर कंट्रोल रूम की बात करें, तमाम जो है तहसीलों में जो उप जिलाधिकारी बिल्कुल जो है निगरानी बिल्कुल रखे हुए हैं और जगह जगह से जानकारी इन प्रशासन ने जुटाई है। तो सामने पे बिल्कुल ये बात आई है कि कहीं ना कहीं कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई जिसे जो है लोगों को जो है किसी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, अगर बात की जाए अनिल भूकंप की तो क्या भूकंप का कितना क्षेत्रों में प्रभाव रहा है? उत्तरकाशी के अलावा क्या अन्य क्षेत्रों में इस भूकंप का प्रभाव रहा है? जी बिल्कुल, बात करें जो आज भूकंप आया इसमें जो है प्रोला जो ब्लॉक है, नौगांव ब्लॉक की बात करें या मोरी ब्लॉक की बात करें, ज्यादातर जो है यहाँ की जो है जो यमुना घाटी के जो 3 ब्लॉक हैं इनमें जो है कहीं ना कहीं जो है भूकंप के जो ज्यादा झटके महसूस किए गए। बात करें गंगा घाटी की भी, गंगा घाटी में भी इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर दिखने को मिला। जी अनिल, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें उत्तराखंड के उत्तरकाशी से ये अहम खबर, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरकाशी के आसपास ही भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। हालांकि भूकंप के झटके हल्के थे, अभी तक किसी भी तरह के कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर नहीं है। वैसे भी उत्तराखंड तमाम आपदाओं का सामना कर रहा है और ऐसे में ये भूकंप निश्चित रूप से उत्तराखंड वासियों के लिए मुसीबत लेकर आया है। तो उत्तराखंड से अहम खबर, उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झटकों से कांपा है उत्तरकाशी। लोगों के घरों के सामान हिलते डुलते नजर आए हैं। लोगों में हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई खास सूचना सामने नहीं आई है कि लोगों में किसी तरह की कोई पैनिक या किसी तरीके का कोई लोगों में दहशत किस तरीके की है, अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं आई है। लेकिन ना ही अभी तक किसी तरह की कोई जनहानि की कोई सूचना है। लेकिन ये भूकंप के झटके उत्तराखंड के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं है। देश की बात में अगली खबर दिल्ली से है। बारिश से भारत मंडपम में भरा है पानी। आपको बता दें कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है विकास तैर रहा है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो डाला है। तो निश्चित रूप से दुनिया के लिए भव्य कार्यक्रम था, G20 का ये भव्य कार्यक्रम। ऐसे में ये जल भराव यहाँ होना, करोड़ों की लागत से भारत मंडपम का निर्माण हुआ। आसपास के क्षेत्रों को हाईटेक बनाया गया है। ऐसे में ये जल भराव निश्चित रूप से निर्माण की पोल खोलता है। तो कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना भी साधा है कि भारत
आपको बता दें विकास तैर रहा है, कांग्रेस ने ट्वीट कर ये वीडियो डाला है और तंज कसते हुए सरकार पर निशाना साधा है। तो दिल्ली से यह अहम खबर, बारिश से भारत मंडपम में भरा है पानी। अभी कल ही विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन का समापन हुआ है, जिस जगह वहां पर थोड़ी ही बरसात में जल भराव होने से निश्चित रूप से सवालिया निशान है। कांग्रेस ने भी ट्वीट कर विकास तैर रहा है की बात करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो डाला है। और प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए विश्व स्तरीय कार्यक्रम जिसका कल ही समापन हुआ है, भारत मंडपम ये वही जगह है जहां आज जल भरा हुआ है, तो ऐसे में इतना हाईटेक इंतजाम, उसके बाद थोड़ी सी ही बारिश में आज जल भर जाना निश्चित रूप से सवालिया निशान है। कांग्रेस ने निशाना भी साधा है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल G20 का सफल समापन हुआ है और कई जितने देश आए थे वो लगभग सभी अपने वापस अपने घर लौट गए। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि कल दिल्ली में सुबह के वक्त जो है काफी बारिश हुई थी और ये वीडियो कल का है। और जहां पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था G20 का, तो वहां पर ये बरसात हो गई और बरसात के बाद जब ये पानी भर गया तो ये वीडियो किसी के द्वारा लीक कर दिया गया, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के महासचिव सुरजेवाला है जिन्होंने इस भरे हुए पानी या ये कहे जलभराव को लेकर ट्वीट कराया। और इसके अलावा ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि विकास तैर रहा है। मैं आपको बता दूं ये भारत मंडपम जो प्रगति मैदान का इलाका है दिल्ली का, इसमें लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है जिससे ये पूरा तैयार किया गया था। लेकिन बारिश होने के बाद जो है उसमें जलभराव देखा गया, तो कहीं ना कहीं जो है उसकी जो ये कहेंगे पूरे सेक्शन के दावे की पोल खुलती है, क्योंकि ज्यादा बारिश दिल्ली में नहीं हुई थी मैं कहूंगा, लेकिन बरसात जरूर हुई थी। और उसके बाद जिस तरीके से ये पानी भरा उसको लेकर विपक्ष ने निषादा जरूर साधा है। जी हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए इतनी भारी भरकम लागत से ये भारत मंडपम तैयार हुआ है और जिस तरीके से दिल्ली में लगातार पहले भी ऐसी बातें सामने आती रही हैं, जरा सी बारिश में जल भराव होता है, ऐसे में ये नया निर्माण है तो बारिश को ध्यान में रखते हुए निर्माण नहीं हुआ है क्या? जरा सी बारिश हुई और भारत मंडपम जो इतने 2700 करोड़ की लागत से बना है उसमें जल भराव हो गया। बिल्कुल, इसमें ये इसमें कहना कोई गलत भी नहीं होगा और कोई इसमें कोई कोताही भी नहीं बरतूंगा मैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितनी लागत इसमें आई है उसको लेकर सवालिया निशान उठते हैं। क्योंकि जब ये बनाया गया था तो इसका ज्यादातर जो क्षेत्रफल है या अधिक जो एरिया है वो ओपन है, खुला हुआ है। और ये इस बात का ध्यान रखते हुए ये पहले से तय था, क्योंकि बारिश एक ऐसी चीज है जो कभी भी आ सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जरूर इसका स्ट्रक्चर बना होगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में जरा सी बरसात हुई है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ज्यादा तेज ये कहे बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जिस तरीके से और पानी भर गया। इसके अलावा दिल्ली की कई सड़कों की भी बात करूंगा मैं, क्योंकि दिल्ली में भी कई ऐसी सड़कें हैं जो कल जलमग्न हो गई थी। इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर पानी भरा है तो उसको लेकर सवालिया निशान खड़े होने थे, क्योंकि यहाँ पर G20 का आयोजन था। लेकिन सरकार की तरफ से जरूर एक प्रवक्ता का बयान आया कि ये अपने देश की थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो है खामियां जो है विदेशी मेहमान आए और इस तरीके से वीडियो लीक करना वो कहीं ना कहीं गलत है। और जिस तरीके से ये बरसात का पानी भरा है उसका कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाएगा। जी हाँ प्रवेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कल की ये तस्वीरें हैं, तो कल ही G20 समिट का समापन हुआ। ऐसे में जो मेहमान जाने वाले थे वो मेहमान सकुशल यहाँ से निकल गए थे, उसके बाद ही जल भरा हुआ है, या वो मेहमान निकल रहे थे पहले से ही ये जल भरा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए कल जब G20 का आरंभ होना था तो सबसे पहले सभी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पर आना था। और ये सुबह के वक्त जब बरसात हुई थी तो जब राजघाट जा रहे थे वहां पर भी बारिश हो रही थी, और बारिश के वक्त में ही ये वापसी हुई थी। और ये जलभराव की जो समस्या है, ये राजघाट से जब वापस आए थे तो बखूबी उनके लिए एक मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उनको उतारने और भेजने के लिए, क्योंकि जिस रास्ते से होकर गुजरना था वहां पर पानी भर चुका था। तो इसलिए ये सुबह के वक्त ही भर गया था। और 10:30 बजे जब इसकी शुरुआत हुई थी G20 की, तो उससे पहले 9 बजे के आसपास सभी राजघाट पर इकट्ठे हुए थे और 9:30 के आसपास जो है फूल श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, फिर यहाँ पर आना था। तो ये जलभराव की समस्या या ये कहीं ये जलभराव कल सुबह ही भर गया था। और ये ज्यादातर मैं बात करूंगा G20 के मेहमानों ने इसी जलभराव से होकर गुजरना था और गुजरे भी थे, और उन्होंने जाहिर सी बात है ये जरूर देखा भी होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जी
प्रवेश, अगर बात की जाए, आखिरी सवाल हमारा कि अगर बात की जाए इस स्थल की जहां पर ये जल भराव हुआ, अभी तक इसको इस जल भराव की व्यवस्था कैसी की गई है? अधिकारियों से कोई संपर्क हो पाया है? जल निकासी की क्या व्यवस्था हुई है जिससे कि यहाँ पे जो निर्माण हुआ वो सुरक्षित रहे, जल भराव जल निकासी हो सके? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, लगभग 1 घंटे के अंतराल में ही वहां पर जो जल भरा हुआ था उसको पूरी तरीके से निकाल दिया गया था, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन की सहायता से लेकर वहां पर जल को सुखा भी दिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि ये जल भराव की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? अगर बरसात और भी ज्यादा, मैं कहूंगा कि अगर हैवी होती तो यहाँ पर तो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। इस सवाल को लेकर ये सवाल बना हुआ है, और इसी को देखते हुए जो है अब जो है कोई ना कोई हल इसका जरूर निकाला जाएगा, क्योंकि आगे की बात करें तो आगे भी भारत में कई प्रकार के आयोजन होने हैं, और इसी जो है प्रगति मैदान के इलाके में होने हैं। तो इसको देखते हुए अब इसका कोई ना कोई अधिकारियों ने हल जरूर निकालना होगा, और इसको लेकर सवाल बार बार बने भी हुए हैं। जी हाँ प्रवेश, इस खबर पर अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि G20 जैसे भव्य आयोजन के दौरान ये जल भराव 2700 करोड़ की लागत से जिस तरीके से भारत मंडपम बना है, ऐसे में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, और कैसी व्यवस्था की गई इस पर जरूर सवालिया निशान है। तो विकास तैर रहा है, ऐसा ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने तंज भी कसा है सरकार पर, और अपनी ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीरें शेयर करते हुए कांग्रेस ने सरकार पर निशाना भी साधा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा अगली बैठक जल्द करने वाला है। सूत्रों ने बताया है कि विपक्षी INDIA गुट की प्रमुख समन्वय समिति और चुनाव रणनीति समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को राष्ट्रीय क्रांति पार्टी प्रमुख और दिग्गज राजनीतिक नेता शरद पवार के नई दिल्ली स्थित आवास पर होने वाली है। हाल ही में मुंबई में 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन दलों की तीसरी बैठक संपन्न हुई है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में INDIA फ्रंट की पहली संयुक्त सार्वजनिक रैली की तारीख और स्थान पर 13 सितंबर को चर्चा होगी। 5 चुनावी राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में सीटों के बंटवारे और एक संयुक्त रणनीति पर भी चर्चा होगी। समिति में शामिल भारतीय, आपको बता दें, भाजपा महासचिव D राजा ने न्यूज 18 से कहा कि अब तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं। हम राज्य स्तर पर मुद्दों को हल करने में उनका कैसे मार्गदर्शन करें और मदद कैसे कर सकते हैं, यह एक अहम मुद्दा होगा। को ये बैठक होनी है, पहली रैली और सीटों के बंटवारे पर ये मंथन हुआ है। के न्यूज इंडिया से बात करते हुए ये बात बताई गई है। 5 चुनावी राज्यों पर बैठक में फोकस होगा। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो INDIA गठबंधन के अंतिम रूप देना है। 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें सीटों के बंटवारे और तमाम समन्वय को लेकर ये बैठक होगी। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के अध्यक्ष के आवास पर, शरद पवार के आवास पर यह बैठक बताई जा रही है। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी, सूत्रों के हवाले से खबर है। तो INDIA की ये बैठक 13 सितंबर को गठबंधन की अहम बैठक होगी। पहली रैली और सीटों के बंटवारे पर मंथन होगा और तमाम दलों के बीच में जो सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। 5 चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए ये
तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए INDIA गठबंधन की, ये 13 सितंबर को अहम बैठक होने जा रही है। समन्वय और 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर ये बैठक हो सकती है, क्या कुछ अहम अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पटना, फिर बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई, लगभग 3 जगह जब ये विपक्ष का पूरा दल, इंडिया घटक दल से जो संबोधित किया जा रहा है, ये तीनों जगह बैठक करने के बाद अब जो इनकी अगली बैठक है वो दिल्ली में होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि शरद पवार गुट की बताई जा रही है कि उनके निवास पर ये बैठक होगी। और उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि 5 राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर रणनीति तैयार करनी है, क्योंकि इंडिया घटक दल का जो है विश्वास जो है उपचुनाव, चाहे वो त्रिपुरा का हो या अभी हाल में यूपी के कई जिले में हो, वहां पर उनको काफी अच्छा जो है समर्थन दिखाई दिया है जनता का, तो उसको लेकर वो काफी उत्साहित है और वो आगे की रणनीति बनाकर एक तरीके से चुनाव को लेकर पूरी चर्चा करेंगे और चुनाव को लेकर ही पूरी रणनीति तैयार करने को लेकर ये बैठक की जा रही है। जी हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की, तो शरद पवार इस बैठक की और इस पूरे संगठन की अगुवाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी का एक बड़ा धड़ा उनके साथ नहीं है। ऐसे में क्या वो अपनी पार्टी को भी इस बैठक में शामिल कर पाएंगे? जिस तरीके से पूरी पार्टी उनकी बिखरी नजर आ रही है, और इस गठबंधन पर शरद पवार अपना असर डाल पाएंगे अपनी पार्टी के साथ ना होते हुए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब से इंडिया घटक दल बना है तब से जो है ऐसी खबरें बार बार आ रही है कि कई बार हमने ये भी देखा है कि जो मीटिंग होती है या ये कहीं बैठक होती है, उस बैठक में अपने ही नेता कई बार नाराज होते हैं, कई बार वो अपने मीटिंग को छोड़ के जाते हुए दिखाई दिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो दिल्ली के मुख्यमंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। इसके अलावा खुद स्वयं जो घटक दल का जो है मैं ये कहूँगा अगुवाई कर रहे हैं शरद पवार, उनकी पार्टी में भी इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कई प्रकार की खबरें जो है वो सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ये समन्वय स्थापित करने के लिए ही जो है बार बार बैठकें की जा रही है, सबको जोड़ने की बैठक की जा रही है और किसी भी प्रकार का अगर कोई मतभेद है उसको दूर करने के लिए बैठक हो रही है। और उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि अब अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव की तैयारी करनी है। और अगर बीजेपी की और बात करें प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ रोकना है तो ये रणनीति बार बार तैयार करनी ही होगी। और विशेष तौर पर मैं बता दूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष सत्र बुलाया है जिसको लेकर भी इंडिया की इस बैठक में जो है कहीं ना कहीं चर्चा होगी, क्योंकि बार बार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो इस समय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है ये इसको बुलाने का समय नहीं है। हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए जितना बड़ा ये इंडिया जो बताया जा रहा है ये संगठन है, जितना बड़ा उतनी बड़ी इनके सामने चुनौतियां भी हैं। जैसा कि कहावत होती है, एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। पिछले बैठक में जिस तरीके से ममता बनर्जी का खबरें सामने आई थी कि वो रूठ गई हैं, तो ऐसे में सबको एक साथ लेकर भाजपा जैसे बड़े संगठन को चुनौती देना इस संगठन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए ये सब पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है और अपना इंडिया नाम से संबोधित किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बार बार हम देखते हैं कि कोई ना कोई छटपट ये बात करें नाराजगी या लड़ाई झगड़े की खबरें जरूर सामने आ रही है। कई बार तो हमने ये देखा है कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर प्रधानमंत्री का जो मुख्य चेहरा है विपक्ष के पास वो अभी तक क्लियर नहीं है। कई बार खबरें आती है कि कांग्रेस से ही कोई किसी को चुना जाएगा, कभी आती है कि शिवसेना से चुना जाएगा, कभी आते हैं कि ममता बनर्जी। लेकिन कुल मिलाकर मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि अभी तक ये जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो विपक्ष के पास अभी क्लियर नहीं है। और उसी मंथन को लेकर कई बार सीटों के बंटवारे को लेकर बात करें, विशेष तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर भी नाराजगी सामने आती है कि इस राज्य में जो है हमारा वर्चस्व है, हमें सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए। दूसरे राज्य की बात करें तो वहां पर दूसरी पार्टी करती है। लेकिन इस तरीके की जो ये छुटपुट बातें हैं ये जरूर सामने आ रही है, लेकिन जो समन्वय स्थापित करने के लिए विशेष तौर पर ये बैठक की जा रही है और बैठक का विशेष मुद्दे आने वाले चुनाव को लेकर ही समन्वय स्थापित करना है, ताकि अगर समन्वय स्थापित नहीं होगा तो ये दल बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। जी हाँ प्रवेश, आखिरी सवाल हमारा, जिस तरीके से IND गठबंधन के बाद अभी उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में कुछ सीटों के उपचुनाव हुए हैं, उसमें INDI गठबंधन को निश्चित रूप से एक संजीवनी मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। कई और क्षेत्रीय छोटे चुनाव थे उनमें भी सपा ने बाजी मारी है। कई अन्य राज्यों में भी जो इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं उनको सफलता हासिल हुई है। ऐसे में इन लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया है कि हमारे गठबंधन की पहली परीक्षा पास हुई और संकेत अच्छे मिल रहे हैं। तो ये
जो उपचुनाव के संकेत हैं, ये खुशी मनाने वाली बात है या ये अभी कहानी बाकी है? जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उपचुनाव की जीत ने कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष के गठबंधन को जो है ऑक्सीजन देने का काम जरूर किया है, क्योंकि इस तरीके से जीत का होना उनको कहीं ना कहीं इस बात का आश्वासन जरूर देता है कि अगर जो है जनता ने जो है उपचुनाव में विश्वास दिलाया है, तो वो अन्य राज्य के चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी जो है इंडिया गठबंधन को पसंद करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जनार्दन होती है और ये आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन जो जिस तरीके से जीत हुई है, उस जीत को लेकर पूरा विपक्ष जो है गर्व से अपनी सर को जरूर खुशी के मारे इजहार जरूर कर रहा है, और उसको लाजमी है, मुझे लगता है करना भी चाहिए। लेकिन अभी इसमें कोई दोहराए भी नहीं होगा। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी चुनाव के रिजल्ट आएंगे, जब चुनाव होंगे उसके बाद रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही तय होगा कि इस गठबंधन को बनाने का कितना फायदा, या ये कहें पूरे विपक्ष को मिला और प्रधानमंत्री मोदी को मिला, ये आने वाले समय में तय होगा। जी प्रवेश शर्मा, इस अहम जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि INDI गठबंधन लगातार मीटिंगें कर रहा है, अपने गठबंधन को मजबूत करने, साथ ही समन्वय बनाने की लगातार प्रयास और कोशिशें कर रहा है। और अभी फिलहाल में हुए उपचुनाव से इस गठबंधन को संजीवनी भी मिलती नजर आ रही है, और कहने को निश्चित रूप से इनके पास एक वजह भी इनको मिली है कि इस गठबंधन के बाद इनको ये सफलता मिली है उपचुनाव में। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब पहली रैली और सीटों के बंटवारे पर मंथन के लिए 13 सितंबर की तारीख नियत की गई है। 5 चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देश की बात में वक्त और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश की बात में आप सभी का स्वागत है और मुंबई से आम खबर आपको हम बताते हैं। महाराष्ट्र में आज सर्वदलीय बैठक, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बैठक होगी। आरक्षण मुद्दा सुलझाने के लिए बैठक। बीते दिनों मराठा आरक्षण पर हुई थी हिंसा। मुंबई से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हिंसा हुई थी और बैठक की बात सामने आई है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बैठक होगी, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें इस वक्त की आम खबर। और आरक्षण मुद्दा सुलझाने के लिए बैठक की बात सामने आई है। तो आरक्षण मुद्दा सुलझाने के लिए बैठक की बात, और बीते दिनों मराठा आरक्षण पर हिंसा हुई थी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, मुंबई से महाराष्ट्र में आज सर्वदलीय बैठक। तो महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक से जुड़ी ये जानकारी, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बैठक होगी। तो मराठा आरक्षण के मुद्दे पर होगी बैठक और आरक्षण मुद्दा सुलझाने के लिए बैठक की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बीते दिनों मराठा आरक्षण पर हुई थी हिंसा। तो बीते दिनों मराठा आरक्षण पर हिंसा हुई थी और मराठा में आज सर्वदलीय बैठक की बात सामने आई है। तो मुंबई से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सर्वदलीय बैठक की बात सामने आई, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर होगी बैठक। आरक्षण मुद्दा सुलझाने के लिए बैठक की बात कही गई है। और बीते दिनों मराठा आरक्षण पर हुई थी हिंसा। तो बीते दिनों मराठा आरक्षण पर हिंसा हुई थी। मुंबई से खबर, महाराष्ट्र में आज सर्वदलीय बैठक। तो महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बैठक होने की बात सामने आई है। तो मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बैठक, आरक्षण मुद्दा सुलझाने के लिए बैठक की जानकारी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बीते दिनों मराठा आरक्षण पर हिंसा हुई थी। तो बीते दिनों मराठा आरक्षण पर हुई थी हिंसा। और मुंबई से जानकारी, महाराष्ट्र में आज सर्वदलीय बैठक। तो महाराष्ट्र में आज सर्वदलीय बैठक मराठा आरक्षण के मुद्दे पर होगी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें इस वक्त की आम खबर। और आरक्षण मुद्दा सुलझाने के लिए बैठक की बात सामने आई। तो आरक्षण मुद्दा सुलझाने के लिए बैठक की बात सामने आई। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में जितेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, माफ कीजिएगा, जितेंद्र यादव हमारे साथ में है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जो बैठक होने वाली है, इस बैठक से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास जितेंद्र? पिछले 15 दिन से ज्यादा दिन हो चुके हैं महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए हर जगह मराठा समुदाय के लोगों ने मोर्चा निकाला है, भूख हड़ताल किया है।
इस पिछले 15 दिन जो मनोज जरांगे पाटिल है वे जालना के अंतरवली गांव में बैठे हैं, उसने पूरा भूखा हड़ताल शुरू किया है 15 दिन से पहले। लेकिन उसको मनाने के लिए महाराष्ट्र के जो 3 दलों का सरकार है, उस सरकार के कई विधायक यानी मंत्री जरांगे पाटिल के पास गए, उसको मनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक ही मांग रखी कि सभी महाराष्ट्र के जो मराठा समुदाय के लोग हैं उसको मराठा आरक्षण और उसको मराठा आरक्षण देने का, उसके बाद उसका जो जीआर है वो निकालने का उसने बात की थी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी ने उसकी बात मानी और फिर एक जीआर निकाला। उन्होंने वो जीआर में जो बातें कही थी वो एक्सेप्ट नहीं की, उसने मना किया कि फिर दूसरी बार जीआर निकालने गए। और उस सभी के बातों पे चलते हुए आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी ने मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में सभी दलों की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो मराठा आरक्षण का जो हालात है उधर सुधराएंगे और मराठा आरक्षण के लिए एक ठोस निर्णय लेने के ऐलान है करने वाले हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर सर्वदलीय बैठक भी सबको लेकर होने वाली है, लेकिन इस पूरे मामले पर सर्वदलों की ओर से जो अलग अलग दल है इनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, क्या कोई जानकारी है, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? सभी दलों को महाराष्ट्र के सीएम जी ने बुलाया है, लेकिन जो कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार है उसने कहा है कि हमें अभी तक उनका कोई निमंत्रण नहीं आया है सरकार की तरफ से, और सरकार ने कहा है कि हमने सभी दलों को निमंत्रण दिया है, लेकिन जो महाराष्ट्र में विपक्ष और जो सत्ताधारी लोग हैं दोनों में क्या चल रहा है ये मालूम नहीं है। लेकिन जो महाराष्ट्र में अभी जो गवर्नमेंट है उसका एक ही उसने तय किया है कि कुछ भी होना चाहिए, लेकिन आज मराठा आरक्षण के लिए कोई ठोस भूमिका लेना चाहिए। शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर महाराष्ट्र में आज सर्वदलीय बैठक की बात सामने आई है। तो आज महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक होगी। अहम जानकारी आपको हम मुंबई से बता रहे हैं। महाराष्ट्र में आज सर्वदलीय बैठक, मुंबई से बड़ी खबर आपको हम बता दें। और सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाया गया है, मुंबई से ये जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम मुंबई से बता दें, जहां पर सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाए जाने की बात सामने आई है। महाराष्ट्र में आज सर्वदलीय बैठक, मुंबई से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। महाराष्ट्र में आज सर्वदलीय बैठक होगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी मुंबई से है। महाराष्ट्र में आज सर्वदलीय बैठक की बात सामने आई है। तो मुंबई से ये खबर, महाराष्ट्र में आज सर्वदलीय बैठक होगी। और यूपी में मॉनसून ने एक बार फिर से करवट बदली है। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आगरा, लखनऊ, कानपुर में काले बादल छाए हैं। आईएमडी के मुताबिक 16 सितंबर तक लगातार यूं ही बारिश होती रहेगी। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां प्रदेश भर में भारी बारिश देखने को मिल रही है। आगरा, लखनऊ, कानपुर में काले बादल छाए नजर आ रहे हैं और मौसम विभाग की ओर से बारिश का अनुमान जताया गया है। और आईएमडी के मुताबिक 16 सितंबर तक यूं ही बारिश के अनुमान है। यूपी में मॉनसून ने एक बार फिर से करवट बदली है। तो यूपी में मॉनसून ने एक बार फिर से बदली करवट, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर, उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है। अलग अलग शहरों की बात करें तो लगातार बारिश देखने को मिल रही है। आम खबर, और आईएमडी के मुताबिक 16 सितंबर तक यूं ही बारिश बनी रहेगी। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी, आईएमडी के मुताबिक 16 सितंबर तक बारिश होगी और एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। और उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी। आगरा, लखनऊ, कानपुर में काले बादल छाए रहने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आईएमडी के मुताबिक 16 सितंबर तक बारिश होगी। तो आईएमडी के मुताबिक 16 सितंबर तक बारिश होने की बात सामने आई। यूपी में मॉनसून ने करवट बदली है।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। एटा से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां बीते 24 घंटे से जिले में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। डीएम ने सभी स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की है। भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों में अवकाश है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी बोर्ड के स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश को देखते हुए ये कदम स्कूलों की ओर से उठाया गया है। भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। तो भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एटा से खबर, बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश। डीएम ने सभी स्कूलों की छुट्टी की घोषणा करती है। डीएम ने सभी स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की है। आम खबर एटा से आपको हम बता दें, भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। तो भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी बोर्ड के स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। एटा से खबर, बीते 24 घंटे में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, भारी बारिश को चलते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। और अगली खबर है, रायबरेली से तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी है और भयानक आकाशीय बिजली गिरने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। घर पर सो रहे पति पत्नी पर गिरी आकाशीय बिजली। एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। आकाशीय बिजली गिरने से घरेलू उपकरण भी ध्वस्त हो गए हैं। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव की ये पूरी घटना आपको हम बता दें। एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। यह अहम खबर, मौसम बदलने से एक ओर जहां भारी बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी ओर आकाशीय बिजली गिरने से कई जगह पर लोगों की जानें भी जा रही हैं। वहीं यहां पर भी आप देखिए किस तरीके से घर के सभी जो उपकरण हैं वो भी ध्वस्त हो गए। आकाशीय बिजली गिरने से घरेलू उपकरण भी ध्वस्त हुए हैं और पति पत्नी को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, रायबरेली से तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी है। तो तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो आम खबर, घर पर सो रहे पति पत्नी पर आकाशीय बिजली गिरी। एम्बुलेंस की मदद से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, आकाशीय बिजली गिरने से घरेलू उपकरण भी ध्वस्त हो गए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, घर पर सो रहे पति पत्नी पर आकाशीय बिजली गिरी। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कन्नौज से खबर है, जहां पर करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। घर पर कपड़े फैलाने के समय हादसा हुआ। परेशान महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। तो घर पर कपड़े फैलाने के दौरान यह हादसा हुआ। महिला की करंट लगने से मौत हो गई। परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। घर पर कपड़े फैलाने के समय यह हादसा हुआ है। यह हम खबर आपको हम बता दें, परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे हैं। तो परिजन महिला को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। कन्नौज से खबर, करंट लगने से महिला की मौत हो गई। कपड़े फैलाते वक्त यह हादसा हुआ। घर पर कपड़े फैलाते समय यह हादसा हुआ। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर अमेठी से आपको हम बताते हैं, जहां पर डग्गामार खटारा एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर हुई और एम्बुलेंस का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है। तो स्थानीय लोगों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। यह जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एम्बुलेंस का ड्राइवर पूरी तरीके से यहाँ पर घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। तो पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया। मुंशीगंज रोड के बाईपास का ये पूरा मामला है। और मुंशीगंज रोड के बाईपास के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। निजी सीमेंट कंपनी ने अमेठी प्रशासन को एम्बुलेंस दी थी और एम्बुलेंस यहां पर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। 2022 को खत्म हो चुका था गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट और एम्बुलेंस में बैठा ड्राइवर भी पूरी तरीके से घायल हुआ है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताएंगे रायबरेली से, जहां पर तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई है। टेम्पो में सवार लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सवारियां हादसे में घायल हुई। आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है। जिला अस्पताल रायबरेली में भर्ती किया गया। मिल एरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे घायल। तिलोई थाना क्षेत्र के अलाईपुर के पास की ये पूरी घटना है। तो तिलोई थाना क्षेत्र के अलाईपुर के पास की ये पूरी घटना। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। जिला अस्पताल रायबरेली में भर्ती किया गया है। तो जिला अस्पताल रायबरेली में भर्ती किए जाने की बात सामने आई है और हादसे में घायल आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है और जिला अस्पताल रायबरेली में भर्ती कराया गया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देवबंद से अगली खबर आपको हम बताते हैं। एसएसपी विपिन ताड़ा की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पशुओं के अवैध कटान पर एसएसपी का बड़ा एक्शन। एसएसपी ने पूरी भायला चौकी को किया सस्पेंड। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक HN सिंह लाइन हाजिर। दरोगा सचिन त्यागी, दरोगा भूषण सस्पेंड किए गए। कांस्टेबल सूरज सिंटू इरशाद को सस्पेंड किया गया। पूरी भायला चौकी पर लापरवाही की गाज गिरी है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। लापरवाही की गाज गिरी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक HN सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। लाइन हाजिर किए जाने की बात सामने आई है। यह अहम जानकारी। तो यह अहम खबर, पशुओं के अवैध कटान पर एसएसपी का बड़ा एक्शन। एसएसपी ने पूरी भायला चौकी को सस्पेंड किया है। पूरी भायला चौकी को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक HN सिंह लाइन हाजिर किए गए हैं। देवबंद से ये बड़ी खबर। दरोगा सचिन त्यागी, दरोगा भूषण को सस्पेंड किया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मेरठ से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पूर्व केबल ऑपरेटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घर में खून से लथपथ पड़ा मिला गोली लगा शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के वक्त खरीदारी करने बाजार गए थे परिजन। थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक युवक का नीम कमल बताया जाता है। नील कमल मृतक युवक का नाम बताया जा रहा है और दहली गेट थाना क्षेत्र के जत्तीवाड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जत्तीवाड़ा का ये पूरा मामला है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये अहम खबर आपको हम बता दें। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया है। तो घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक का नाम नील कमल बताया जा रहा है। तो मृतक युवक का नाम
कमल बताया जा रहा है। दहलीगेट थाना क्षेत्र के जतीवाड़ा का ये पूरा मामला है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मेरठ से खबर, पूर्व केबल ऑपरेटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, घर में खून से लथपथ पड़ा मिला गोली लगा शव, और शव देखकर परिजनों में कोहराम मचा। तो शव देखकर परिजनों में कोहराम मचा। घटना के वक्त खरीदारी करने बाजार गए थे परिजन। तो परिजन बाजार गए थे घटना के वक्त खरीदारी करने के लिए। और यह हम खबर आपको हम बता दें, थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है। तो घटनास्थल का जायजा लिया। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।